समझ में ये आना था कि ये पानी कहाँ से आया है, ये पानी कहाँ को जाएगा, पानी पीने के बाद ये बॉटल का क्या होगा, हम मटके से बॉटल्ड वाटर तक कैसे पहुँच गए हैं। पीने का पानी अलग है और पानी अलग है। कोका कोला सिर्फ 10 पैसे दे रही थी गवर्नमेंट को, राजस्थान गवर्नमेंट को 1000 लीटर पानी एक्सट्रैक्ट करने के ग्राउंड वाटर के, उतना ही दे रहे हैं जितना हम ले रहे हैं। हम तो बहुत लकी हैं कि हमारे घरों में पानी आ रहा है। कम्युनिटी है, सोसाइटी में एक लोगों का झुंड। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्यास, चर्मणवती, वेदिका, इतनी सारी नदियों का देश, और फिर भी जहाँ नदियों के अंदर बहने वाले जल को देवता मान पूजा गया, जिन्हें जल देव कहा गया, वरुण देव को पूजा गया, जिस देश में ख्वाजा को पूजा गया, इस देश में जल की कद्र नहीं हो या जल की रक्षा ना हो, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बचपन से ही हम सबको रटाया जाता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। सिर्फ मछली जल की जो रानी है, सिर्फ जल उसके लिए जीवन नहीं है, जल जीवन है इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक उस प्राणी के लिए जो सांस लेकर के अपने आप को संजीव साबित करते हैं। उसमें मानव भी हैं और उसमें दानव भी हैं, उसमें जानवर भी हैं और उसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे भी आते हैं। परंतु कभी आपने सोचा है कि इस धरातल पर से जल एक दिन खत्म हो जाएगा, यानी वो जल जिसे पीकर इंसान जिंदा रह पाता है। बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। किसी इलाके में अगर पीने वाले पानी में सीवरेज का पानी मिक्स हो जाए तो उस इलाके में डायरिया और हैजा जैसी महामारी फैल जाती है, जिसे कंट्रोल करने में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। आज इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हैं। वो बताएंगे कि आपके भारत के इंडस्ट्री, आपके भारत के कारखाने, आपके भारत के लोगों के पानी को प्रयोग करने के तरीके और बरसात के पानी को ना सजो पाने का कितना नुकसान हमारी और आपकी पीढ़ी सहेगी और भरेगी। किन किन राज्यों में पानी बिल्कुल विलुप्त हो चुका है और किन किन राज्यों में पानी खत्म होने की कगार पर है। मेरे साथ और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंकिता। डॉक्टर अंकिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैं आपको इनका परिचय कराऊं। डॉक्टर अंकिता पीएचडी हैं, इन्होंने जल संशोधन पर पीएचडी किया हुआ है, जल को कैसे बचाना है। इन्होंने भारत सरकार के बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर अपने अनुभव को और बढ़ाया है, जिसमें हर घर जल योजना, हर घर नल योजना, नमामि गंगे जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी शामिल है। सीधे चलते हैं डॉक्टर अंकिता की ओर और डॉक्टर अंकिता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज के समय में वो भारतीयों की क्या मौलिक कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी देखते हैं जल को बचाने में और जल को प्रयोग करने में। डॉक्टर अंकिता, क्या मानकर चलते हैं आज? सबसे पहले तो ये बताइए, पीएचडी के दौरान क्या कुछ समस्याएं और क्या कुछ अनुभव रहे? पीएचडी पानी के ऊपर एक सोशियोलॉजिस्ट की पीएचडी होना एक सवाल खुद में ही एक रहस्यमयी सवाल बन जाता है। सोशियोलॉजी में आपको जैसे इनइक्वालिटीज़ को समझना है, सोसाइटीज़ कैसे बन रही हैं, इन सब को समझना है। तो जैसे ही एक सवाल मेरे सामने आया कि पानी, मेरे सामने एक बॉटल थी पानी की और समझ में ये आना था कि ये पानी कहाँ से आया है, ये पानी कहाँ को जाएगा, पानी पीने के बाद ये बॉटल का क्या होगा। ये समझ ना सिर्फ एक बॉटल की कहानी है बट पूरे एक समाज को दर्शाती है कि एक, जैसे आपने भारत के बारे में बताया कि यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे बहुत ही सालों से एक एंशिएंट टेक्स्ट्स में पानी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत चीज़ें लिखी हुई हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेके रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स किस तरीके से बनी हड़प्पन सिविलाइजेशंस में, उन सबका जिक्र है। तो जहाँ इस समाज में आप बॉटल्ड वाटर देख रहे हैं, बनता ही जा रहा है, लोग कंज्यूमर्स जितने भी हैं वो अपने हेल्थ के लिए बहुत ही कंसर्न हो चुके हैं। तो इस सोसाइटी में जहाँ पे वाटर क्राइसिस है, जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, तो आप वाटर सिक्योरिटी की तरफ कैसे बढ़ेंगे? उस चीज़ को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि मैं अपने आप को एज अ सोशियोलॉजिस्ट ये समझूं कि पानी हम सबके नेटवर्क को किस तरीके से बनाए रखा है
और क्या बदलाव आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने राजस्थान की एक छोटी सी विलेज को चुना जहाँ पे ग्राउंड वाटर के रिजर्व्स काफ़ी अच्छे थे। आप राजस्थान सोचिए, हमें लगता है कि एक डेजर्ट लैंड है, जैसे ही हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं हमें लगता है अच्छा ठीक है पानी नहीं है, बट उस विलेज में, उस गांव में, कालाडेरा में बहुत ही अच्छे ग्राउंड वाटर रिजर्व्स थे। उनका एक्विफर काफ़ी रिचार्ज था और 2000 में वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया आता है और उस इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ आती है वहाँ पे कोका कोला और पर्नॉड रिकार्ड विच इज़ अ फ्रेंच कंपनी लिकर बनाने के लिए। तो आफ्टर दैट बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आई, वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि इंडस्ट्रीज़ का यूज़ ऑफ वाटर। तो वाटर की प्रायोरिटी क्या है? आज हम सबको पानी चाहिए और एग्रीकल्चर की भी हमारे ही उपयोग में आता है, उसके लिए भी पानी चाहिए और इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा चाहिए बिकॉज हम एक मॉडर्न सोसाइटी बनते जा रहे हैं और हमारी बहुत सारी आप कहेंगे कि जितना भी हमारा वर्क फोर्स है वो इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है। तो इन सबका एक नेटवर्क समझना कि किस तरीके से पानी एक्ट करता है हम सबको जोड़ के रखने के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी, और साइड बाय साइड हमारे क्या वो कंजर्वेशन इथोस है, हम मटके से बॉटल्ड वाटर तक कैसे पहुंच गए हैं, उस जर्नी को दर्शाती है मेरी पीएचडी। और बहुत खूबसूरत। और इसी पैनल में हमारे से जुड़े हैं प्रोफेसर रीना सोहता जी, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट डीएवी कॉलेज होशियारपुर में ये एचओडी हैं और साथ के साथ ये आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत सारे तीखे सवाल दागने वाले हैं, क्योंकि ये साथ के साथ हमारे पत्रकार भी हैं और सीनियर स्टार एंकर भी हैं। तो सीधे चले चलते हैं प्रोफेसर रीना सोहता जी की ओर। मैम, थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और अंकिता मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपने ये बॉटल वाटर की बात की है तो इसी मुद्दे पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल के लोग हैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो जो हैं वाटर बॉटल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। कंसर्न होना अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ख़राब बात नहीं है। आज हमें वाटर क्वालिटीज़ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं इंडिया में। अगर आप देखेंगे तो फ्लोराइड की कंटामिनेशन बहुत सारी हैबिटेशंस में है और आर्सेनिक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इंडिया में आई वुड से कि 70% जहाँ से भी पानी आ रहा है पीने के स्रोत के लिए तो वो ग्राउंड वाटर ही है। तो ग्राउंड वाटर ही हमारा सोर्स बना हुआ है पीने के पानी के लिए। रिवर सिस्टम्स भी हमारे हैं बट ज़्यादा हम निर्भर कर पा रहे हैं ग्राउंड वाटर के ऊपर, क्योंकि एक बोर लगा के वहाँ से पानी निकालना उस 70% पॉपुलेशन के लिए भी जो कि अभी रूरल इंडिया में रहती है उनके लिए एक नीड बन चुका है, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ साथ पीने का पानी एक बहुत ही एक रेलिवेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊं, पहले सिर्फ पानी था और हमें पानी की ज़रूरत थी, अब हमें पीने का पानी चाहिए। इसका मतलब ये हो चुका है कि पीने का पानी अलग है और पानी अलग है। तो इसी वजह से बॉटल्ड वाटर आई है। बॉटल्ड वाटर इज ओनली फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। तो द इंडस्ट्री इज टेलिंग यू, ऑफ कोर्स नीड आती है, नीड और डिमांड चल रहा है अगर साइकिल, तो हमें ज़रूरत है क्वालिटी वाटर की, अपने हेल्थ कॉन्शियसनेस की, इसलिए हम बॉटल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आस्क मी अबाउट सेफ्टी, तो जब मैंने अपनी पीएचडी रिसर्च शुरू ही की थी तो काफ़ी रिसर्चेज ने ये पाया गया है कि जितने भी हमारे बॉटल्ड वाटर के सैंपल्स लिए गए रिसर्च सेंटर्स में, उनमें से काफ़ी सेंटर्स सेफ कंजम्पशन के नहीं थे, क्योंकि जो हमारी मार्केट है वो ऑब्वियसली हमें बताएगी कि ये हिमालय से आ रहा है, बिल्कुल इसका स्रोत ये है और आपके लिए अच्छा है। बट जो प्लास्टिक है, आप उस बॉटल को रख कहाँ रहे हैं और कितनी बार यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके भी एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आप उसको कोल्ड जगह पे रखेंगे, कूल टेम्परेचर्स में, तो वो सही रहेगी। बट अगर आप देखेंगे कि दुकानों के बाहर कितने सारे बक्से पड़े होते हैं और उसके अंदर कितनी सारी बॉटल्स होती हैं, तो जो प्लास्टिक होती है वो लीक करती है माइक्रो प्लास्टिक्स में, तो कन्वर्ट करती है छोटे छोटे कण, जो कि आपको अगर पता हो तो साइंटिस्ट दे हैव फाउंड आउट कि जो हमारा फीटस होता है, जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है तो वो प्रेग्नेंट मदर्स के लिए वो माइक्रो प्लास्टिक्स कितनी खराब साबित हो रही हैं, कैंसर क्यों हो रहा है। तो वो माइक्रो प्लास्टिक्स का एक रीज़न बहुत बड़ा बन जाता है कि हम प्लास्टिक में पानी पिए या फिर हम एक घड़े को यूज़ करें, जो कि सदियों से चलती आ रही है एक प्रथा। अब जैसे मैं अपनी पीएचडी जब कर रही थी तो वहाँ पे बताया गया कि हम घड़े से पानी पीते हैं, तो पहले तो मुझे भी थोड़ा इशू हुआ कि घड़े से पानी पी रहे हैं, मैं पीऊँ या ना, पर क्योंकि एक आपका एक कंसर्न बन जाता है। अगर आज हम अपने घरों के अंदर माँ बोलती है या पिताजी बोलते हैं कि कॉपर वेसल से पानी पियो सुबह सुबह, बहुत अच्छा रहता है, हमें लगता है कि ये प्रथा चलती आ रही है तो पी रहे हैं, घड़ा चल रहा है तो पी रहे हैं। बट
हमारे जो रूरल इंडिया है, जहाँ पे गांव जिन्होंने मिट्टी से ही सब कुछ बनाया है, वो मिट्टी एक्चुअली में इतनी पोरस होती है और साइंटिफिक स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं। आईआईटी जोधपुर जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने बताया है कि मिट्टी एक्चुअली में एक्सहेल करती है एक्स्ट्रा टीडीएस, इवन फ्लोराइड निकाल सकती है। तो सुबह अगर आप मटके का पानी पी रहे हैं तो ये सिर्फ एक ट्रेडिशन के लिए नहीं। अंकिता मैम, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे दर्शकों को ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ टीडीएस से आपका क्या भाव है, थोड़ा मेरे दर्शकों को ये जरूर बताइए। टीडीएस है टोटल डिसॉल्व सॉल्वेंट्स, जो आप एक आरओ मशीन्स लगाते हैं अपने घर जी। कुछ जगहों पे आरओ मशीन्स की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ एक नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर से भी पानी पी सकते हैं। बट आपको जब आप देखते हैं टीवी या फिर आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं तो कहते हैं वाओ ये बहुत सुंदर आरओ है, इसे लगाना चाहिए। तो आरओ का मकसद आपका बेसिकली फ्लोराइड कंटामिनेशन को एक्सहेल करने के लिए है। और मेरे दर्शकों के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब भी आप आरओ लगवाते हैं तो आरओ कंपनी का एक इंजीनियर आता है और आपके घर आके पानी में टीडीएस चेक करता है, फिर वो बताता है आपके पानी की टीडीएस ये है। तो मैम, जब आपने रिसर्च किया तो एक मानव बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी है, उसे कितना टीडीएस जो है वो होना चाहिए उसको पीने के लिए, ऐसा भी कुछ था? 150 से 250 तक आप पार्ट्स पर मिलियन का टीडीएस पी सकते हैं। पी सकते हैं, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, जो आरओ मशीन्स होती हैं वो 70, 80, 90 तक कर जाती हैं और काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैं जोड़ों में दर्द है। तो रिसर्च ये बोल चुकी है कि इतना टीडीएस कम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मिनरल्स आपके लिए जरूरी है। और ये कई बार बॉटल्ड वाटर में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, मिनरल वाटर की बॉटल है तो हो सकता है मिल जाए, बट 30 रुपए की बॉटल, 40 रुपए की बॉटल 1 लीटर के लिए, जहाँ पे कैसी इंडस्ट्रीज भी हैं कि 2001 में जब मैंने अपनी पीएचडी डॉक्यूमेंट की तो मैंने जब रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि कोका कोला सिर्फ 10 पैसे दे रही थी गवर्नमेंट को, राजस्थान गवर्नमेंट को, 1000 लीटर पानी एक्सट्रैक्ट करने के ग्राउंड वाटर के। और ये एक बहुत बड़ी बात है मैम। यहाँ जब हम किसी कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक अगर कोई बनाता है, जो कोल्ड ड्रिंक आप अपने फ्रिज में रख कर पीते हो, आए गए मेहमानों की मेहमानबाजी के लिए आप गिलास में डाल के देते हो और बड़े गर्व से कहते हो पीजिए ना, अभी उसकी सच्चाई भी जानते हैं। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक तैयार करने के लिए कितना पानी बर्बाद किया जाता है? अगर आप स्टैट्स को देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ बन सकती है, बिकॉज कोका कोला और पेप्सिको या जितनी भी हमारी मल्टीनेशनल्स हैं जो इन ड्रिंक्स को बनाती हैं, तो आप बनाने की ही अकेली बात कर रहे हैं क्या, जो वेस्ट निकल रहा है उसकी भी बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप दोनों को मिलाएंगे तो 7 से 8 लीटर आपके कहीं नहीं गए 1 लीटर बनाने के लिए। और बहुत सारी कंपनीज क्लेम करती हैं, मल्टीनेशनल्स क्लेम करती हैं कि नहीं, हम उतना ही ले रहे हैं और उतना ही दे रहे हैं जितना हम ले रहे हैं। अच्छा। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बन जाता है, बिकॉज आप जितने भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स देखेंगे इन मल्टीनेशनल्स के, अब जैसे मेरी जो पीएचडी रिसर्च है उसमें मैंने फोटोज खींच के ऑब्जर्व किया हुआ है कि किस तरीके से एक गंदगी की नदी बह रही है गाँव में। तो वो सब ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे 200 फैक्ट्रीज वर्क करती हैं और वाटर इंटेंसिव भी हैं। तो देखिए, एक गांव है जहाँ पे नदी बह रही है और गांव के बिल्कुल दिल में एक इंडस्ट्रियल एरिया है 250 इंडस्ट्रीज का, जिसकी एक साइड पे गंदगी की नदी बह रही है, जो कि ना सिर्फ वहाँ की कैटल को बर्बाद कर रही है, वहाँ के सॉइल को खराब कर रही है, बट बदबू जो कि बच्चों का उनका रहना, उनका सहना, वो सब कुछ एनवायरनमेंट ही खराब कर रही है, एनवायरनमेंट खराब कर रही है, पर्यावरण को खराब कर रही है। जी रीना मैम। हाँ जी मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी सस्टेनेबल वाटर टेक्निक्स हैं जो अभी तक सफल रही हैं? हमारे जब सिविलाइजेशंस यहाँ पे थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, तो वहाँ पे बहुत ही ऐसे ऊंघे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे जिसमें उन्होंने पानी को सेव किया था, और इनइक्वालिटीज जैसी कोई चीज़ को ऐसे ना पनपे, तो उन्होंने बहुत ही मेक श्योर किया था कि वाटर डिलीवरी सब तक पहुँचे। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने। और अगर भारत में ये हज़ारों साल पहले हो चुका था, तो अभी भी अगर अब राजस्थान जैसी स्टेट है, अगर वहाँ पे क्राइसिस है, तो आप देखिए कि वहाँ के वाटर जो रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हैं वो सबसे खूबसूरत हैं। बावली, होद बनाना, और ये सब जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं ट्रेडिशनल, वो अब साइंटिफिक वे में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम नाम देते हैं और हम बोलते हैं कि रन ऑफ को कैसे बचाएं। रन ऑफ इज कि रेन वाटर जब आता है, अब कह रहे हैं बारिश बहुत हो रही है, दिल्ली का आप देख सकते हैं बुरा हाल हो चुका है ऑलरेडी। तो
बारिश तो बहुत है और उसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर भी कहा जाता है। तो अगर आप उसको सेव कर सकें, और उसकी टेक्निक बहुत ही सिंपल है, आप कोई रूफ टॉप स्ट्रक्चरिंग होती है, आप वहाँ से एक अपनी पाइप लगाइए और बिल्कुल नीचे अर्थ तक पहुँचाइए। वो नक्शा पास कराने के लिए हम जब भी जाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो 2001 से रूल्स हैं कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी ही करनी है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अगर आपका घर 100 स्क्वायर किलोमीटर रूफ टॉप ज़्यादा है, या फिर आपका जो पूरा एरिया है वो 1000 स्क्वायर मीटर्स है। तो दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ टू बी देयर, बट वो वाटर क्वालिटी को इंश्योर शायद ना कर पाए। गांव में तो बहुत इजी है कि आप एक होद बनाइए और रेन वाटर को, मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में जाना है, तो मिट्टी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो बट यहाँ पे वाटर क्वालिटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो वाटर प्रायोरिटी कीजिए, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आप नॉर्मल पानी लीजिए, बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनी एक प्रथा बनाइए, क्योंकि अगर आप वो सेव कर पा रहे हैं तो उससे आप बाकी बहुत सारी चीज़ों में आप उपयोग में ले सकते हैं, जिसका ड्रिंकिंग वाटर से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ग्राउंड वाटर को अगर आप हज़ारों करोड़ों सालों का आप देखिए रिजर्व्स है ग्राउंड वाटर का, और हम कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको सिर्फ उसे यूज़ करना है। एक बॉडी जो होती है उसको 5 से 7 लीटर पानी चाहिए हर दिन जिंदा रहने के लिए, बट अगर आप कंजम्पशन ही 100 लीटर की कर रहे हैं दिन में, क्योंकि आप फ्लश भी करते हैं जब बाथरूम में जाते हैं, नहाते भी हैं, तो 100-200 लीटर अगर एक इंसान यूज कर रहा है, तो मतलब एक घर जो परिवार है वो 1000 लीटर पानी यूज कर रहा है हर दिन। तो आपका बिलियन क्यूबिक मीटर्स में जाएगा अगर आप उसका फुटप्रिंट देखेंगे। आकलन करें। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर जी। तो मैम जैसे आप एक सोशोलॉजिस्ट हैं, तो लकीली मैं भी एक सोशोलॉजिस्ट हूँ, तो अगर हम बात करें सोशोलॉजी की तो वो सोसाइटी से रिलेटेड होती है। तो कम्युनिटी जो है हमारी बहुत सी चीज़ों में भागीदार होती है। तो ये बताइए कि हमारे पानी को संभालने में या पानी की वेस्टेज में जो कम्युनिटी है उसका क्या रोल है, क्या योगदान है? मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं होशियारपुर से निकली और मैं दिल्ली गई और मुझे लगा कि हम मॉडर्न हो गए हैं, तो पर दिल्ली नहीं, जब यूनिवर्सिटी में पीएचडी का मैंने सोचा तो मैं फिर से गांव में पहुंच गई। तो वहां पहुंच के ऐसे लगा कि मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोग्रेस है। जस्ट बिकॉज यू आर मॉडर्न डजंट मीन दैट यू आर प्रोग्रेसिंग। तो उस हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि कम्युनिटी की हमने असली वैल्यू ही गांव या छोटे शहरों में देखी है। और कम्युनिटी वही है जो अपना पानी पहले ही, आप अगर गांव को देखें तो गांव एक खुद से एक सिस्टम है गवर्नेंस का। वो अपना जो पानी है वो खुद से, अगर पंचायती राज सिस्टम्स में अगर आप समझें तो जो सरपंच होता है और जो उनके कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं वो अपने पानी को खुद से किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है। आप इतने तालाब एक शहर में नहीं देखेंगे, या दिल्ली में कहते हैं कि लेक्स बहुत सारी हैं बट वो अभी तक रिवाइव नहीं हो पा रही, बट आप इतने तालाब देखेंगे गांव में तो आपको लगेगा कि ये कैसे, पर कोई तो कर रहा है ना मेहनत उस पर। कोई तो टंका बना रहे हैं, कुछ होद बना रहे हैं, कुछ तालाब बना रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है कम्युनिटी एंगेजमेंट की, ये जब 2019 में जल जीवन मिशन बनाया गया तो ये उनको वो पावर फिर से वापस दी गई कि जो कम्युनिटी है वो ही टेक्नीशियंस होंगे, वही प्लम्बर्स होंगे, जो औरतें हैं उनको सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, तो उन्हीं को क्यों ना पानी समिति का मेंबर बनाया जाए। तो क्योंकि औरतें सुबह से लेकर रात तक अगर आप देखेंगे तो औरतें ही पानी के साथ जूझ रही होती हैं। हमारे जो भारत में, अगर हम तो बहुत लकी हैं कि हमारे घरों में पानी आ रहा है, बट अगर 70% पॉपुलेशन अगर गाँव में रह रही है, इसका मतलब ये है कि गाँव की औरतों को सुबह सुबह पानी भरने जाना है। बिल्कुल। और उन्हीं को खाना बनाना है, खाना भी पानी से ही बनेगा और बाद में कपड़े भी पानी से ही धुलेंगे। तो सब कुछ जो मैनेजमेंट एक औरत करती है पानी की, तो क्यों ना इस मिशन ने इस तरीके से सोचा गया कि क्यों ना जो औरत है उसी को इस पानी की गवर्नेंस का, मैनेजमेंट का इंचार्ज बनाया जाए। तो इस वजह से पूरे देश भर में 2019 में कहा जाता है कि 17% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन के जो हाउस होल्ड्स थे, 17% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स के पास पानी था, पाइप्ड वाटर, टैप वाटर। और अब उसकी जो परसेंटेज है वो लगभग 75% तक पहुंच चुकी है। तो इन 5 सालों में हमने ये कोशिश की है कि जो पॉपुलेशंस है उन तक, रूरल हाउस होल्ड तक, एक घर तक जल पहुंचाया जाए। उसके लिए कम्युनिटी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूरल सेटअप में। अब बात करते हैं अर्बन सेटअप की। अब आप और मैं, हम बैठे हैं, हम पानी के बारे में सोचते हैं, बच्चों को सुबह वाटर बॉटल्स भर के देते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके जब उनको प्यास लगती है तो वो एक वाटर कूलर के पास जाके अपनी बॉटल को फिर से भरते हैं।
बहुत सैड सी बात है कि हम अपना पानी को कैरी करना भूल चुके हैं। आज जब भी हम कहीं सेटिंग में बैठते हैं तो हम आके एक बॉटल की पानी की रख देते हैं, पर खुद का पानी जब आप कैरी करते हो तभी उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है, क्योंकि हम जैसे सर ने बोला कि हम वाटर स्कार्सिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने पानी की कदर करें, क्योंकि वो आपके इतने सालों से कदर करता आया है। बिना पानी के कुछ हो नहीं सकता। वो तो है मैम। आपकी बॉडी भी अगर आप देखेंगे तो 70% पानी से ही बनी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा समय निकाल कर, कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी है सोसाइटी में एक लोगों का झुंड, समझदार झुंड, जो कि पानी का और बाकी सब चीज़ों का भी ख्याल रख सकता है। बट अगर आज सुबह आपके टैप से पानी ना निकले तो आपका, अगर किसी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपके सैनिटेशन में प्रॉब्लम है, बाथरूम में प्रॉब्लम है, तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जल ही जीवन है। क्या बात है, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बिल्कुल। तो मैम जैसे क्लाइमेट चेंज है, उसका जो हमारी ये वाटर स्कार्सिटी है उस पर क्या असर है, उसका कैसे आप बताएं कुछ हमें। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है, ना सिर्फ इंडिया में बट पूरे, आई वुड से कि पूरे ग्लोब में। और अगर आप इंडिया की बात ही करेंगे तो इंडिया एक बहुत ही यूनिक जगह पर प्लेस्ड है। इंडिया के पास पहाड़ भी हैं, हाँ। इंडिया के पास नीचे कोस्टल रीजन्स भी है, इंडिया के पास ऐसे मारूस्थल के एरियाज भी हैं, और इंडिया में फ्लड्स भी आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही टाइम पे, एक ही समय पर, कुछ लोग, कुछ परिवार जूझ रहे हैं ड्रॉट की वजह से और कुछ फ्लड्स की वजह से, कुछ में टेम्परेचर सब जीरो है, वहाँ पे पानी बर्फ़ की वजह से, आप कह लो कि पहाड़ों पे पानी पहुँचता ही नहीं है क्योंकि फ्रीज हो जाता है पानी। और एक साइड पे आपका जो है क्वालिटी इश्यूज है, जिसको हम कहते हैं जियोजेनिक कंटामिनेशन। तो जब इस तरीके की यूनिक स्थिति में अगर आप हो तो उसका गवर्नेंस मॉडल कैसा होना चाहिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि ला नीना करंट्स चल रहे हैं इस टाइम पे, और सब सोच रहे हैं कि बारिशें क्यों इतनी हो रही हैं, गुजरात में बाढ़ कैसे आ गई। गुजरात बिल्कुल राजस्थान के नीचे, और वहाँ पे कच्छ का एरिया माना जाता था कि डेजर्ट का एरिया है, और वहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। तो आप सोचिए कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हमारे सामने आ रहा है। तो उस सिचुएशन में मुझे ऐसे नहीं, सॉरी मैं रोक रहा हूँ, सिर्फ कच्छ ही नहीं, राजस्थान में भी बाढ़ नहीं आया था लास्ट ईयर, हमने वहां भी देखा, जयपुर में भी लोग बाढ़ से लड़ते नजर आए। जी, लगातार। तो उस क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, आप देख सकते हैं कि वो ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियसली इज एन इशू, जो हमारा अर्थ है वो गर्म प्लैनेट की तरफ बढ़ता जा रहा है, और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम किस तरीके से उतना डिग्री सेल्सियस ना पहुंचे, हम क्या कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर बारिश हो रही है और वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, तो क्या आप कह सकते हैं कि हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ वाटर है? मुझे लगता है कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर भी एक बहुत ही एक पॉइंट ऑफ आई वुड से कि इस पे डिस्कशन हो सकती है। मुझे लगता है कि पानी हमारे पास जितना होना चाहिए उतना है, बट हमारी मैनेजमेंट बहुत खराब है। मतलब ये है कि जो भी सरकारें हम चुन रहे हैं वो अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, जिन्हें ये जिम्मेवारियां दी गई हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल तो पब्लिक का आ गया कि जो संसाधन आपके पास मौजूद हैं, आप उन संसाधनों को बचा कितना पा रहे हैं। क्या आप कुछ ऐसे ही कहना चाहते हैं? मुझे ऐसे लगता है कि एक इंसान अगर अपने पानी का मैनेजमेंट कर रहा है, हाँ, पर्सनल लेवल पे, और अगर वही इंसान एक ऐसी प्लेस पे है जहाँ पे वो बाकी लोगों के लिए डिसाइड कर सकता है, पॉलिसी बना सकता है, तो पॉलिसीज हमारे, अगर आप इंडिया के देखें ग्लोबल लेवल पे, तो बहुत ही होंगे हैं पॉलिसी। हम जो इनिशिएटिव्स हैं हमारे, जिस तरीके से हम वाटर को समझते हैं वो, बट पॉलिसी किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि एक नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है और स्टेट की अपनी पॉलिटिक्स है। तो जब पॉलिसी और पॉलिटिक्स में एक सिनर्जी नहीं रहती, हाँ, तो वहाँ पे आपको वाटर क्राइसिस मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप पॉलिसी को फॉर्मुलेट करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे हम मिशंस की बात करते हैं, अमृत की बात हो रही है अर्बन सेंटर्स पे, या हम जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, उसके साइड बाय साइड हम कह रहे हैं कि रिवर रिजुविनेशन होनी चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट ने क्योंकि जब आप एक रिसर्चर होते हैं तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट खराब है, बट जब आप गवर्नमेंट के साथ जुड़ते हैं और उनकी समस्याएं को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि
आप पर्सनल लेवल पे अगर एक एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू कर दे, अगर गंगा को आप पवित्र मान रहे हो, और गंगा कोई भी यहाँ पे रिवर, मुझे लगता है कि हर एक रिवर पवित्र है। अगर आप गंगा को ही सिर्फ पवित्र मान रहे हैं और उसके अंदर आप गंद नहीं फेंक रहे, बट आप जैसे ही होशियारपुर से निकलते हैं किसी साइड पे और चो आपको कोई दिखता है तो आप वहाँ पे पानी डाल देते हैं। चो क्या है? वो एक सीजनल रिवर सिस्टम्स ही तो हैं जो कि बारिश के आने पे आपका पानी बचाते हैं, सॉइल को मॉइस्चर देते हैं, फॉरेस्ट्स को बनाते हैं। तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को और स्ट्रेंथन करने में मदद करें, तो शायद मैनेजमेंट सही हो सकती है। और वो तभी हो सकती है कि अगर हम पानी को फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जो अभी मॉडर्न सिस्टम्स हैं, हम कन्वीनियंस के ऊपर चलते हैं। डॉक्टर अंकिता, थैंक यू, आपने हमें ये बताया। पर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जहाँ आप नदियों को पूजने चले जाते हैं, वहीं आप करते क्या हैं? या मैं हरिद्वार लूँ, या मैं पटना लूँ, या फिर मैं अन्य किसी बड़े राज्य या पश्चिम बंगाल की बात करूँ, या मध्य प्रदेश की बात करूँ, या फिर मैं साउथ की तरफ चलूँ, कहीं भी जहाँ बड़ी नदियाँ गुजरती हैं। तो लास्ट ईयर मैंने क्या देखा कि गंगा किनारे लोग अपने घरों से बहुत सारा जो पूजा पाठ दैनिक जीवन में वो करते हैं दिन में, तो उसमें कितनी अगरबत्ती के पैकेट्स हैं, कितने धूप के पैकेट्स हैं, और कितना कुछ है, वो पॉलीथीन का एक ना बंडल सा बनाकर ले आकर के आप गंगा में विसर्जित कर देते हैं। क्या ये आप सही करते हैं? ये अपने आप से सवाल जरूर पूछना। हरिद्वार आप जाते हैं, हरिद्वार गंगा स्नान आप करते हैं, और वहाँ आप क्या करते हो, बोरियां भर भर के आप घर की पॉलीथीन ले आते हो, और उसमें जितना डस्ट आप यूज करते हो वो सारा ले आते हो। जिससे कि हमारे ग्रंथ ये बताते हैं, प्रावधान ये है कि हर एक चीज़ का विसर्जन जो है वो गंगा में नहीं होगा, हर एक चीज़ का विसर्जन जल में नहीं होगा, कईयों को आपको भूमि के नीचे दबाना भी है, ताकि उसे मिट्टी और मिट्टी के अंदर रहने वाली जो जीव जंतु हैं रिसाइकल कर पाए। पर आप क्या कर रहे हो, ज़्यादातर पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हो, और बहुत बड़ी जो समस्या है वो ये है कि आप गंगा के किनारे शौच कर रहे हो खुले में। जब लोग अलग राज्यों से आपके गंगा किनारे या फिर अन्य नदियों के किनारे पहुंचते हैं, तो वो क्या देखते हैं, आप सिर्फ गंदगी का एक बड़ा सा ढेर लगा देते हो, और आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हो, नमामि गंगे सिर्फ प्रोजेक्ट आ गया और गंगा साफ सुथरा हो जाएगा? नहीं, इसे हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो नहरें आपके गांव से निकलती, जो नहर, तो उस नहर के जल का प्रयोग आप आज सिंचाई के लिए कर रहे हो। सिंचाई के लिए जल का प्रयोग करते वक्त कभी आपने सोचा कि वो जो जल नहर के माध्यम से आपके खेत तक पहुंचाया जा रहा है, वो एक सीमित मात्रा में, जो कहीं ना कहीं डैम में स्टोर किया गया है। और उस डैम में पानी कहाँ से आया? वो पानी आया बरसात से, बारिश से, और उसी बारिश के इकट्ठा किए गए डैम के वाटर में, जहाँ उन्होंने, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट थे जिन्होंने डैम बना दिए, उस डैम में उन्होंने मछली पालन को भी बढ़ावा दिया, अपने किसानों को भी बढ़ावा दिया। अब होता क्या है, अमूमन आपने इस पर रिसर्च किया, थोड़ा सा अनुभव हमारा भी है, तो मैं अपने दर्शकों के साथ वो भी बांटूं कि बीते दिनों मैंने एक स्टोरी कवर की, वो यहाँ हमारे होशियारपुर के पटियारियाँ डैम का था, और बड़ी भीषण गर्मी, तापमान, क्लाइमेट चेंज की जो बात हुई, 50-52 डिग्री टेम्परेचर होशियारपुर ने भी झेला इस साल। वहाँ क्या हुआ कि एक फार्मर, एक किसान जो कि मछली पालन करता है, उसकी मछलियाँ पानी का लेवल कम हो जाने के कारण मर गई, और क्विंटलों में मर गई। जो मछलियों के बीज उसने डाले थे वो मर गए। फिशरी डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी जांच के लिए पहुंचे, और उन्होंने क्या कहा कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, या इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा जो पानी है इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी सिंचाई विभाग ने सिंचाई के लिए प्रयोग कर लिया, और उन्होंने फिशरी डिपार्टमेंट को पूछा भी नहीं। उससे क्या हुआ कि जैसे गर्मी बढ़ रही है, पानी का लेवल कम हो रहा है, पानी के लेवल के कम हो जाने से डैम के अंदर रहने वाली मछलियों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, पानी का तापमान बढ़ गया, और हमने सिर्फ वहाँ मछलियों को मरते देखा तड़प तड़प कर। अब उस मछली से आपका क्या कंसर्न है ये भी बताता हूँ। आज वो मछलियाँ हैं, कल बारी हम सब की है,
डॉक्टर अंकिता जो भी बोल रहे हैं उससे ध्यान से सुनो, उस पर अमल करो। एक बिटिया देश की जो कि ये सारा रिसर्च करके आपके पास उसका निचोड़ लेकर आई है, उस पर मंथन करने की ज़रूरत है। डॉक्टर अंकिता, क्या कुछ और करने की हम भारतीयों को ज़रूरत है कि आने वाले फ्यूचर में हम कम से कम अपने बच्चों को तो पीने लायक पानी देकर जाएं या पानी छोड़कर जाएं? क्या कुछ आपका रिसर्च कहता है? क्या सुझाव आप हम भारतीयों को देना चाहेंगे? पहले मैं बात करूंगी एज अ सोशियोलॉजिस्ट और फिर मैं बात करूंगी एज अ ह्यूमन, क्योंकि एज अ सोशियोलॉजिस्ट आप ये समझते हैं कि सिविलाइजेशंस और पास्ट में क्या रहा है, अगर आप पास्ट समझ सकते हैं तभी आप फ्यूचर बना सकते हैं। तो अगर भारत के पास्ट की बात की जाए तो हमारा एक बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है व्हेन इट केम टू वाटर कंजर्वेशन। और अगर उस टाइम पे एंशिएंट टाइम्स में, मिडीवल टाइम्स में अगर हमारी टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस थी कि हम सबको सही पीने योग्य पानी पहुंचा पा रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि आज के समय पे अगर हम चंद्रमा पे पहुंच गए हैं तो हम पानी, साफ पानी तो हर घर पहुंचा सकते हैं और अपने जो क्वालिटी है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से इंश्योर करवा सकते हैं कि क्या इस पानी, या आप आज तो टेस्टिंग भी होती है तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको आरओ मशीन की ज़रूरत है भी है या सिर्फ एक नॉर्मल वाटर प्योरीफायर से आपका काम चल सकता है। और साइड बाय साइड आई वुड से कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि बहुत ही सही बोला आपने कि हम सोचते हैं कि ह्यूमन कंजम्पशन अलग चीज़ है और वाइल्ड लाइफ के साथ क्या हो रहा है, फॉरेस्ट के साथ क्या हो रहा है, मरीन लाइफ के साथ क्या हो रहा है, फिश के साथ क्या हो रहा है, वो हमसे क्या लेना देना। बट बहुत ही क्रूशियल लिंक है क्योंकि पानी सॉइल के साथ जुड़ा हुआ है, सॉइल आगे एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर हमारे खाने पीने के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक साइकिल है और अगर इस साइकिल में हम वाटर को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वाटर से रिलेटेड जितनी भी लाइफ है, जितना भी फॉरेस्ट कवर है या सॉइल है या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, वो सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एज रिसर्चर, एज सोशियोलॉजिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हो रही हैं, जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं एकेडमिक लेवल पे, हर एक जितने भी रिसर्चर्स हैं या जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनको राउंड टेबल्स करने चाहिए, इनफैक्ट डिस्कशंस करनी चाहिए ताकि साइंस और सोशल साइंस की एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप बनी रहे। जब तक आपको अपने पानी के बारे में पता ही नहीं है तो आप सिर्फ देखेंगे कि हाँ पानी बॉटल के अंदर ट्रांसपेरेंट वाटर है, मुझे जितना दिख रहा है, सीइंग इज बिलीविंग, मेरे लिए बिल्कुल सही पानी है। बट उससे ज़्यादा अगर आप एज अ कंज्यूमर नहीं सोच पा रहे तो मतलब कोई दिक्कत है। तो आपको एज अ कंजर्वर सोचना है और कंज्यूमर भी बने रहिए बट एज अ कंजर्वेशनिस्ट भी रहिए। और एज अ ह्यूमन आई वुड से कि हम एक इस टाइम पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम एक ऐसी पॉपुलेशन में हैं जहाँ पे सबको अपनी अपनी ज़िंदगियों के बीच में बहुत ही सारी चीज़ें करनी है, तो पानी कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। पर जब पानी सच में गुम हो गया तो एज अ ह्यूमन आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो स्कूल चिल्ड्रन से शुरुआत करनी चाहिए और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप बच्चों को समझा सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, अपने घर से लेके, अपने एरिया से लेके, और गंदगी ना मचाएं, क्योंकि तभी स्वच्छ भारत मिशन भी जल जीवन मिशन से पहले आया। उसका एक रीज़न था कि जल जीवन मिशन से 5 साल पहले स्वच्छ भारत मिशन लाया गया कि अगर आपके पास स्वच्छता होगी तभी तो आप पानी को सेव कर सकेंगे। अगर स्वच्छता ही नहीं है तो आपकी पानी की जितनी भी नदियां हैं, स्रोत हैं, वो सब बहुत ही पॉल्यूटेड रहेंगे। तो एक हमारे पास नज़रिया है बट एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की कमी है, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि कोई बात नहीं, 20 रुपए की बोतल ले लेंगे, पानी जब नहीं कहीं मिला तो खरीद लेंगे। बट कब तक खरीदते रहेंगे? जब वो 100 रुपए की बोतल हो जाएगी तब आप में से कुछ नहीं ले पाएंगे, फिर 1000 की हो जाएगी तो 100 में से 90 लोग नहीं ले पाएंगे, फिर वो 10,000 की होगी तो सिर्फ एक ही ले पाएगा और बाकी की जो एग्जिस्टेंस है उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये चीज़ का ख्याल होना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि टेक्नोलॉजी को और इन्फॉर्मेशन को साथ में मिला के, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिला के हम जितनी भी इनोवेशंस हैं उनको ट्रांसपेरेंसी लेके आए सिस्टम में। वाटर एक ऐसी आई वुड से सब्जेक्ट है, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो हर एक स्टेट अपनी तरीके से डिसाइड करती है कि हमारा कितना पानी है, हमें ट्रांस बाउंड्री रिवर्स में से कितना लेना है, कितना देना है, तो उसकी एक अपनी पॉलिटिक्स है। बट उस पॉलिटिक्स को हमें कट शॉर्ट करने के लिए हमने वेबसाइट्स पे चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की है। अब आप जल जीवन मिशन के अगर डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको रोज़ पता चल सकता है कि अच्छा इस गाँव में
केरला के किस गांव में आज वाटर सप्लाई कितनी हुई कितनी नहीं हुई। तो ट्रांसपेरेंसी इज द की। और आप इंडस्ट्रियलिस्ट को जो कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, अपनी कोल्ड ड्रिंक्स सबको पसंद है, मैं ये नहीं कह रही कि कोल्ड ड्रिंक्स मत पिए, बट आप ये देखिए कि उसके पीछे एक रैशनल क्या है, और अगर उस रैशनल को आप समझ सकते हैं तो उन इंडस्ट्रीज़ को भी इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि एक वो अपना वेस्ट वाटर का जो ख्याल रखना है वो रखें, दूसरा वो कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर की। अगर आप जो चीज़ आप बिना ग्राउंड वाटर का यूज़ किए, अगर आप वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप वो करिए। तो अगर आप मॉडर्न बन ही रहे हैं तो टेक्नोलॉजीज़ में भी मॉडर्न बनिए, और सब जितना भी ग्राउंड वाटर पे हमने जितना ज़्यादा आई वुड से कि प्रेशर डाला हुआ है उसको कम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि डार्क जोन्स, तो राजस्थान में बहुत सारी डार्क जोन्स है, पंजाब में बहुत सारी डार्क जोन्स हैं, और नासा की जितनी भी लास्ट लेटेस्ट स्टडी हुई है उसमें आप देखेंगे कि इंडिया जो एक हरा भरा नेशन लगता था 20-25 साल पहले, उसमें काफ़ी सारे रेड और येलो जोन्स बन चुकी हैं। तो ग्राउंड वाटर को हमें सेव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से सेव हो रखा है। और इंडस्ट्रियलिस्ट्स, एकेडमिक्स में जितने भी एकेडमिशियंस होते हैं और पॉलिसी मेकर्स, इन सबको साथ में जुड़ना, और एक ऑब्वियसली हम एज अ ह्यूमन हम सबको साथ में जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको अपनी वाटर पॉलिसी से संबंध नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे को कितना पानी, अगर मैं एज अ ह्यूमन 5 to 7 लीटर्स यूज़ कर रही हूँ तो इंडस्ट्री को कितना यूज़ करना होगा। अगर आप धान की सिंचाई कर रहे हैं तो उसके लिए कितना ज़रूरी होगा, वीट बना रहे हैं तो कितना। तो एक वर्चुअल वाटर का एक कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर आप 1 kg वीट एक्सपोर्ट करते हैं बाहर किसी कंट्री में, इसका मतलब है कि आप 1000 लीटर वर्चुअल वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ। तो टाइम आ चुका है कि हम अपनी फूड प्रैक्टिसेस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। क्या सिर्फ क्या सिर्फ चावल और रोटी ही हमें खानी है, या फिर हमें मिलेट्स अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है। जैसे लास्ट ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इंडिया 2023 में आया गया। तो हाउ डू यू लुक एट योर लाइफ, हाउ डू यू लुक एट योर वाटर, व्हाट डू यू लुक, आप अपने खाने को किस तरीके से देखते हैं, वो सब समझ का एक नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो इंसान को तो आई वुड से कि पानी की ज़रूरत है, बट पानी को हमसे हमारी से ज़्यादा ज़रूरत है पानी को हमारी, कि हम सब उसके लिए जुड़ें। और गवर्नमेंट में आजकल एक चीज़ बहुत ही इट्स अ बज़ काइंड ऑफ अ सेंटेंस विच इज़ लाइक मेक वाटर एवरीवन्स बिजनेस। तो दैट इज़ व्हाट द कॉलिंग फॉर टुडे इज़, कि हम सबको पानी के साथ कुछ ना कुछ एक रिश्ता जो हमारा है उसको कायम रखना चाहिए, सिर्फ लेने का नहीं बट देने का भी। और ये बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर अंकिता आपने कही कि सिर्फ आज हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पानी को भी आज हमारी ज़रूरत है हम सबको एकजुट होकर के प्रयास करने की। क्योंकि हमारे पास नज़र है, नज़रिया है और जरिया है। ये तीनों चीज़ें जब आपके पास है तो फिर आप क्यों पछताते हैं, क्यों चिंतित होते हैं और क्यों इस तरह की बातें करते हैं। भाई गुरु गोविंद सिंह जी ने तो कहा था, देश सिवावर मोहिए शुभ कर मन ते कबहू न टरो अरसो जब जाए लड़ो, तो निश्चय कर अपनी जीत करो। उठो जागो तब तक दौड़ो जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो ये सारी चीज़ें आज हम सबको अपने जीवन में अपना लेने की ज़रूरत है। और अंत में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अंकिता छोटा सा मैसेज जरूर कन्वे करें। पूरा वर्ल्ड इस टाइम इस वीडियो के माध्यम से देख रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? मुझे मैसेज, जब आप कोई भी ऐसे पूछता है कि मैसेज क्या देना चाहते हो, तो मैं काफ़ी डर जाती हूँ क्योंकि पीएचडी करने के बाद आपके पास कोई एक मैसेज बचता नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ करना है, बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप पानी को अपना दोस्त मान सकते हैं और पानी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाएं वाटर के साथ कि वाटर एक वस्तु नहीं है जिसको आपको इस्तेमाल करना है, बट आपकी बॉडी, आपके लिए, आपके सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको बी फ्रेंड वाटर आई वुड से, एंड व्हेन यू विल बी फ्रेंड वाटर, आप पानी के दोस्त बनेंगे तो आपको हमेशा उसकी प्रोटेक्ट करने का मन करेगा। तो आई वुड से कि बी फ्रेंड वाटर एंड सेव इट बिफोर इट इज़ नॉट देयर टू सेव अस। थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड के बाद आप पानी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, जल को अपना धन कैसे मान के चलते हैं, ये महत्व रखेगा आपके जीवन में।
और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, नीचे अपने सवालों की बौछार कर दीजिए। अगला एपिसोड जब आएगा तो आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे, और अगर आपके पास से कुछ यूनिक आइडिया तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जीवीसी अपडेट उसे भी मंच देगा, आपकी प्रतिभा को मंच देगा, और हम उसे जन जन तक पहुंचाने का अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।